नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। भारत में अल्पसंख्यक वर्ग मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, इसी बात को तय करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है। लोकसभा में इसे पेश किया गया तो भारी हंगामा हुआ। फिर केंद्र सरकार ने इसे जेपीसी के पास आपत्तियों की जांच के लिए भेज दिया है। सबसे अहम बात यह है कि भारत में वक्फ की 8,72,000 संपत्तियां बताई जाती हैं और 3,56,000 अचल संपत्तियां जो कि कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। ये इस बात को दर्शाती हैं कि रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद अगर भारत में सबसे ज़्यादा संपत्तियां किसी के अधीन हैं तो वो वक्फ है। इन तीनों के पास देश में सबसे अधिक ज़मीनों का मालिकाना हक है। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है कि इसके जरिए, इस नए संशोधन बिल के जरिए बीजेपी की नेतृत्व वाली जो सरकार है केंद्र की, वो जो धार्मिक आज़ादी है उसके अधिकारों पर आघात कर रही है, हमले कर रही है। और केंद्र जो कह रहा है कि गलतियों में सुधार के लिए ये संशोधन बिल जो है वो समय की आवश्यकता थी। इस सुधार की जो सफाई है वो सच के कितने करीब है, आइए टटोलते हैं इन्हीं बातों को, सवालों को शुरू करते हैं हमारी आज की स्ट्रेट टॉक। इसी के साथ स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि इस बिल को लेकर जो आपत्तियां उठ रही हैं, जिन गलतियों की बात हो रही है, और वो सवाल क्या हैं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या केंद्र का प्रस्तावित वक्फ बिल संविधान विरोधी है, जैसा कि आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं? बिल के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या सीमित किए जा रहे हैं? केंद्र या विपक्ष इस मामले पर तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? वक्फ बोर्ड पर लैंड माफिया के कंट्रोल का दावा कितना मजबूत दिख रहा है? और भ्रष्टाचार लैंड माफिया की जो बात हो रही है इसके जरिए वो सच्चाई के कितने करीब है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है आइए उनका स्वागत करेंगे स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं अश्विनी शाही जी, हमारे साथ ताहिरा हसन जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और कोशिश करेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी भी जुड़े। ताहिरा मैम से शुरुआत करना चाहूँगी। मैम, इस बिल पर जो आपत्तियाँ हैं और विपक्ष ने एक सुर में ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं संविधान पर जो है संविधान विरोधी है, संविधान के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश है बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार की, एनडीए की सरकार की। ताहिरा मैम, आपकी क्या समीक्षा है इस पूरे कंट्रोवर्शियल विधेयक को लेकर? देखिए, अभी आपने भी कहा कि लैंड जो वक्फ बोर्ड के पास है वो आर्मी और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा लैंड है जी। और ये लैंड जो एक्चुअल लैंड है वो दी गई है इसी देशवासियों द्वारा, मुस्लिम्स द्वारा, कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट में। यानी माइनॉरिटी में अपलिफ्टमेंट में मतलब कि ऑप्रेस क्लास, मार्जिनलाइज क्लास, डाउन ट्रोडन क्लास की बात की गई है। राइट। तो वो तो देखिए, वो वक्फ बोर्ड जो है, जितने वक्फ बोर्ड रहे हैं वो कोई आज से नहीं, जब से आजादी हुई जब बना है, जब से 30 वक्फ बोर्ड है इंडिया में, सब जितने हैं वो कंट्रोल होते हैं गवर्नमेंट के जरिए से। गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करता है जी। तो उनके चेयरमैन वगैरह जो बैठते हैं वो कर क्या रहे हैं अपलिफ्टमेंट? ये तो सवाल हम लोग पहले भी उठाते थे, कोई अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है। तमाम इनका काम है हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, मुसाफिर खाना, दरगाह, इमाम बाड़ा, इमाम गाज और ये ग्रेवयार्ड, सबको इनका मेंटेन करने में भी इनकी बात है कि कैसे करेंगे, सपोर्ट करेंगे ये। और उसके अलावा इनको कई बार कहा गया कि वक्फ बोर्ड के पास लैंड है, शेल्टर होम्स खोलिए जिससे कि जो महिलाएं हैं, विडो हैं, सिंगल है, वो उसमें रहे, उनको कुछ इस तरह का ट्रेनिंग दी जाए जिसमें कि वो सेल्फ रिलायंस हो, पैरों पे खड़ी हो। तो ये चीजें जिसके लिए कहा जाता था कि हर साल इसका ऑडिट होना चाहिए, स्क्रूटनी होनी चाहिए और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये चेंज करने से, अश्विनी जी भी बैठे, मैं कह रही हूँ सिर्फ चेंज करने से क्या फर्क आएगा? इंक्लूजन ऑफ वीमेन इज गुड स्टेप, गुड, आई थिंक फर्स्ट गुड स्टेप in this direction in the gender justice, not towards gender justice. लेकिन बात ये है कि किस तरह की औरतें, हम तो वक्फ बोर्ड में भी औरतें देख रहे हैं जी। क्या वोकल औरतें होंगी? क्या निष्पक्ष औरतें ली जाएंगी जो डाउन ट्रोडन में काम कर रही हैं, जो ऑप्रेस क्लास के लिए काम कर रही हैं?
उनको लिया जाएगा कि ऐसी औरतें होंगी जो चेयरमैन या जो भी वहां के जो कहेंगे वो करेंगी, या प्रो गवर्नमेंट होगी। ये तमाम चीजें हैं जो देखने की। अगर अपलिफ्टमेंट की बात है, जो लैंड दी गई थी वो जिस मोटिव से दी गई थी वो मोटिव तो हल नहीं हो रहा है जी। इसके लिए तो अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑप्रेस क्लास के लिए दी गई थी। तो हमारा ऑप्रेस क्लास है, डाउन ट्रोडन है, वो लखनऊ में आप देखिए आके तो वो पूरा का पूरा वैसे ही है। कहाँ अपलिफ्टमेंट हुआ है? सच्चर और रंगनाथ ने सही स्टेटस पेश किया था, उसके बाद कितना उनका एजुकेशन पे काम हुआ? मतलब वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से कितना किया? या अकाउंटेबिलिटी, इंक्रोचमेंट है, वो कहती है यहाँ इंक्रोचमेंट वहां इंक्रोचमेंट। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ इंक्रोचमेंट क्लियर कराना चाहिए। अगर सही वक्फ बोर्ड की लैंड है, ये सब तो स्क्रूटनी के अंडर आएगा ना, ये तो जब ऑडिट होगा तब पता चलेगा। और रजिस्ट्रेशन हो सारी प्रॉपर्टीज का, इसमें किसको एतराज हो सकता है? तो ये जो सरकार कह रही है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी? सवाल ये है किस तरह से ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी कि उसी तरह के लोग आके बैठेंगे, बनाए जाएंगे और उसमें ऑफिशियल भी, मतलब पहले भी आईएएस होते थे, अब आप सारा जो है कंट्रोल उसको दे दीजिएगा, डीएम को दे दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर के पास चला गया, उससे क्या होगा? उससे कितना फर्क पड़ेगा? मैम क्या आप भी ये मानती हैं जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस अधिकार पर हमला कर रही है बीजेपी? राहुल गांधी की टीम है जी। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं है इसमें बात मैंने कहा जिन लोगों ने ये लैंड दी थी, जिन मुसलमानों ने लैंड दी थी, जिसकी बात हो रही इतनी लैंड है, इतनी लैंड है, कितनी लैंड है, ये दी थी उन लोगों ने डोनेट की थी अपनी तरफ से जी। ये सरकारी लैंड नहीं है, डोनेट की थी और कहा था कि ये अपलिफ्टमेंट फॉर द पुअर है, ऑप्रेस्ड डाउनट्रोडन लोगों के लिए दी गई थी। तो डाउन ट्रोडन के लिए अगर काम नहीं हुआ है, मैं कहती हूँ ठीक है वक्फ बोर्ड ने नहीं किया, तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए और कायदे के लोगों को रखिए। कैसे? आपने सीबीआई इंक्वायरी के दायरे में क्यों नहीं ले आए? सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए 20 साल की, जो लोग गलत है उनको दंडित कीजिए, लेकिन ऑपरेस क्लास को मिले। इसमें इससे क्या फायदा होगा कि 40 अमेंडमेंट 50 अमेंडमेंट यहाँ पे डीएम साहब बैठेंगे, यहाँ पे कोई और बैठेगा, यहाँ कोई और बैठेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए जी, ये नियत होनी चाहिए कि हमारा ऑप्रेस क्लास, हमारा डाउन ट्रोडन क्लास जो है उसको मिले। जैसे मैंने कहा ना कि जो कमियां बेशियां है मैंने बता दी और खुल के बता दी मैंने कि ये वक्फ बोर्ड की कमियां बेशियां हैं, और ये मैं कह रही हूँ लखनऊ वक्फ बोर्ड भी जिस तरह से काम कर रहा है, मतलब उसको सुधार लाना चाहिए अपने अंदर। वो सुधार नहीं ला रहे हैं तो गवर्नमेंट के अंडर होता है। आजादी के बाद से जितने वक्फ बोर्ड है अंडर गवर्नमेंट है, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसके अंडर में होते हैं जी। ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए ना, बिल्कुल। क्या है क्या नहीं, सफलता है वक्फ बोर्ड की, इससे क्या होगा बताइए जी। तो ये कोशिश वक्फ बोर्ड की कमियों को सुधारने की नहीं दिख रही, कम से कम आप ये कहना चाह रहे हैं जी। और कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अजय शुक्ला भी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, और उनसे समझेंगे कि इस बिल पर जो आपत्तियां हैं इस पर बीजेपी क्या कहना चाहती है। हालांकि सदन में हमने सुना है कि उनका यही कहना है कि गलतियों में सुधार ही समय की आवश्यकता थी, इसलिए बिल लाया गया। हालांकि आपत्तियों को देखते हुए जेपीसी में भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी अश्विनी जी से समझेंगे कि इस बिल की ज़रूरत इस वक्त क्यों ज़्यादा अहम दिखी कि इसको लोकसभा में पेश किया गया है। कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक के जरिए ये समझने की कि वक्फ में जो अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई है इसकी आपत्तियां क्या है, जबकि सरकार का ये दावा है कि सभी स्टेक होल्डर से सलाह मशविरा बातचीत के बाद ही ये बिल तैयार किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सदन में सरकार ने उन आपत्तियों को स्वीकारा है और उसे जेपीसी के पास भेजा है। आखिर इस जो है टर्न का भी क्या मतलब है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अश्विनी जी,
अगर सरकार को इस जब कहती है कि हमने सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की, उसके बाद हम ये बिल तैयार करके लोकसभा में लेकर आए हैं, तो फिर इतनी आपत्तियां कैसे आ गई? और आपत्तियां आ गई तो तुरंत आप जेपीसी के पास भी भेजने को तैयार हो गए, जबकि टीडीपी और जेडीयू ने तो खुलकर समर्थन कर दिया था। ऐसा किसी अन्य बिल में तो देखा नहीं गया कि सरकार ने विपक्ष की इतनी जो है बातें मान ली हैं कि चलिए जेपीसी के पास भेज देते हैं इसको जांच के लिए। देखिए, अगर हम न करते तो बदनाम थे ही, और कर दिया तो भी बदनामी। मतलब ये सारा अगर कुछ करो तो भी गड़बड़, मतलब विलन बनाना क्या, मतलब भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें है कि हम ही लोग हमेशा जो है वो विलन रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो ये हुआ उठी है ना, शाम को हम लोग गांव में जाइए तो कुछ सरकारी सीआर छोड़े गए हैं, तो एक गांव में बोलता है तो दूसरा भी बोलता है, तीसरा भी बोलता है, उसको ये नहीं पता क्यों बोलना है, वो सरकारी सीआर सब बोलते हैं। तो आज सदन में जितने सरकारी सीआर थे, ये विपक्ष के नेता जितने मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रणेता थे, जो फर्माबरदार कहते हैं जिसको, वो लोगों ने आज विपक्ष, क्योंकि उनको विरोध के लिए विरोध करना है जी। रही कांग्रेस की बात से मैं शुरू करता हूं। देखिए, ताहिरा जी ने बहुत कुछ कहा, मगर असली मुद्दे को छुपाते हुए बड़े प्यार से और ट्रेन को दूसरे रूट से ले आकर, चूंकि ताहिरा जी चूंकि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए हम उनके ऊपर कहीं कोई उंगली नहीं उठाएंगे, मगर उनकी बातों में थोड़ा सा कुछ और जोड़ना चाहेंगे। पर उन्होंने जो बातें कही वो सही कही, अश्विनी जी जो बातें कही वो सही कही। मैं कह रहा हूं उनकी बातों में कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं ना। ताहिरा जी ने जो कहा, जैसे कहा, करना चाहिए। मुस्लिम में जो गरीब परिवार है उनके उद्धार की बात तो हम भी तो वही कह रहे हैं। जहां से जितना आज, जब ताहिरा जी की बात में मैं जोड़ रहा था, जहां से अगर ऑडिट की बात है और पारदर्शिता की बात है, 12,000 करोड़ रुपए की आय होनी चाहिए, वहां 200 करोड़ की आय नहीं हो रही है। अगर 12,000 करोड़ की होती तो कितने मुफलिसों का, कितने गरीब मुस्लिम परिवारों का भरण पोषण होता, कितना उनका जो है वो होता। तो एक ये बाकी पैसे जा कहां रहे हैं जी। मुतवल्ली जो होते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में 200 परिवारों में ही मुतवल्ली है। मुतवल्ली लोग, भाई लोग क्या कर रहे हैं, वो जमीन वक्फ बोर्ड के नाम की है, उसका भाड़ा अपने खा रहे हैं, उसमें कुछ बेच दिया, ये सब भी कांड चल रहे हैं वहां। ये सब पारदर्शिता देखिए हुआ क्या, जो 95 में नरसिम्हा राव की सरकार ने और 2013 में जो है बाकी बचा हुआ मनमोहन सिंह जी ने। अब हिंदुस्तान में ये वक्फ बोर्ड कानून के हिसाब से बना था, और कौन सा संस्था है जो कानून के हिसाब से बने और हिंदुस्तान का कानून ही न माने। अगर हमारी या ताहिरा जी की जमीन है, हम लोग लखनऊ में लड़ाई कर लेते हैं, हम लोग थाने जाएंगे, एसडीएम के यहाँ जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, लोअर कोर्ट, आपको सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जी। लेकिन तमिलनाडु का उदाहरण माननीय मंत्री जी ने आज सदन में दिया, मैं दूसरा उदाहरण नहीं दूंगा। एक व्यक्ति अपनी 2.5 एकड़ जमीन बेचने गया, वहां पता चला कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, भाई आपका गांव ही वक्फ बोर्ड का। इस्लाम को आए हिंदुस्तान में 1400-1500 साल हुए, वक्फ बोर्ड तो बाद में बना होगा, लेकिन तमिलनाडु का एक मंदिर 1500 साल पुराना, उसको वक्फ बोर्ड का बताया जा रहा है। ताजमहल वक्फ बोर्ड का है, कृष्ण मंदिर वक्फ बोर्ड का है, ज्ञानवापी वक्फ बोर्ड का है, प्रयाग इलाहाबाद का हाईकोर्ट वक्फ बोर्ड का है। तो आखिर ये वक्फ बोर्ड का कैसे हो जा रहा है? वक्फ बोर्ड एक रसीद काट कर दे दे, एक नोटिस दे दे कि अश्वनी शाही आपका गांव है और यहां पर ये वक्फ बोर्ड का है, दे चाहे न दे, उसने दाखिल कर लिया अपने कागजों में, जो इंटीमेशन कहीं भेजना होता है, सरकारी अफसर होंगे कहीं भेज दिया होगा, मुझे पता नहीं। अब मैं जाऊं, मान लीजिए कि चोर हमारे घर चोरी करे और हम जो है फैसले के लिए उसी चोर के पास जाएं जी, तो ये पारदर्शिता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आता हूं, जो असली मुद्दा है, जो अभी अप्रिशिएट किया ताहिरा जी ने भी, मुस्लिम भी रहेंगी लेकिन सवाल भी खड़ा कर दिया। ताहिरा जी, ये कहा जाता है कि भाई आप चुनाव लड़ेंगी, आप मुस्लिम हैं, कोई और बहन हमारी चुनाव लड़े, वो जो है सदन में अगर पहुंचे तो आपके पीछे वो नहीं पूछा जाएगा ये क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। भाई जो आपको जनता ने चुनकर भेजा वहां करेंगी, वहां पे चुना जाएगा। और अभी किया नहीं गया तो उन चुनाव के पहले ही सवाल क्यों, कि क्यों, क्या वो निष्पक्ष होंगी नहीं होंगी,
तो इससे बढ़िया IAS का एग्जाम हो, क्योंकि वो निष्पक्ष होंगे कि नहीं होंगे, मंत्री का चुनाव ना हो। आज राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक दलों ने आज एक इल्जाम बहुत बढ़िया लगाया विपक्षी लोगों ने कि माननीय रिजिजू जी मुस्लिम नहीं है और मुस्लिम की बात रखने का उनको हक नहीं है। ये संविधान की कसम खाने वाले और सर पे संविधान को लेकर दुनिया में नाचने वाले ये विरोधी दल जो अभी पूरे चुनाव पर जो नृत्य किए हैं लोग पूरे देश में, वो संविधान की हत्या कर रहे हैं ये लोग। उस पर कोई सवाल नहीं कहीं, और जो भूल सुधार करने की हम बात कर रहे हैं उसमें सवाल है। इसलिए हम लोगों ने उसको JPC में भेज दिया कि कम से कम इन लोगों की मांग ये ना हो कि कल से विलाप शुरू हो जाए, कल से नेगेटिव नैरेटिव शुरू हो जाए, जैसे आज शुरू हुआ, मुसलमानों की जमीन छीन लेंगे, मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, ये हो जाएगा। अरे भाई, कितना मुस्लिम तुष्टीकरण करोगे आप लोग? जो 95 में कर गए ना माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको तक तो इन लोगों ने बख्शा नहीं। कब्र बनाने की, उनको जो है यहाँ पर समाधि बनाने की जगह नहीं दी, वो बेचारे उनको भेज दिया गया। कांग्रेस कार्यालय का ताला नहीं खुला। और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, और सुनिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक और वीडियो आया है। इतने गंभीर है ये लोग कि जब माननीय मंत्री जी बिल पेश कर रहे थे तो राहुल गांधी जी सो रहे थे, गिरिराज सिंह ने कहा देखिए सो गए, पूरा हल्ला मचा। इतनी गंभीरता है, विरोध करना है। लेकिन जी, सवाल मेरा इसमें ज़रूर जोड़ना चाहती थी मैं अश्विनी जी कि कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड है इसमें दरगाहें और मस्जिदें, उनकी ज़मीनें भी आती हैं, और इसीलिए इस बिल पर इतना हो हंगामा हो रहा है कि क्या मैं जवाब देता हूं, उसका जवाब ले लीजिएगा, एक लाइन का जवाब दूंगा। जी देखिए, हम लोगों ने न किसी के मस्जिद की बात की, न कहीं दरगाह की बात की, न कहीं कोई बात की। हम लोगों ने जो बात की है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए जो जमीनें जबरी कब्जा की गई हैं, दान किया गया है, उसकी जांच होगी, पारदर्शिता से जांच होगी, और उसके बाद वो दिखाया जाएगा किसने दान किया। जब देश आजाद हुआ, वह बोर्ड बना, तो जमीनें कितनी थी, उसमें 8 लाख संपत्तियों का इजाफा कैसे हुआ, 9.5 लाख एकड़ जमीनें कैसे आई, ये सबकी जांच जरूरी है। ठीक है। कुछ और भी प्रावधान है जिस पर आपत्तियां जताई जा रही हैं, जैसे कि 5 साल तक वो इस्लाम पर चलता हो, ये इस तरह की बात है, इस पर भी आपत्तियां हैं। ओवैसी जी को सुन रही थी मैं सदन के भीतर, जो वो अपनी आपत्तियां यहाँ पर दर्ज करा रहे थे, सदन के भीतर पटल पर रख रहे थे। हमारे साथ अजय शुक्ला भी जुड़े हुए, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्षी दलों की जो आपत्तियां हैं, जिस पर सरकार ने भी गंभीरता दिखाते हुए JPC में भेजने का फैसला लिया, जब इन आपत्तियों पर गंभीरता है तो फिर इन आपत्तियों को देखते हुए ये संशोधित जो बिल है उसको लाने से पहले इन आपत्तियों पर सरकार ने ध्यान क्या नहीं दिया था, क्योंकि आपत्तियां तो शुरू से ही विपक्षी दल इन प्रावधानों को लेकर जो है दर्ज करा रहे हैं। और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेट टॉक के जरिए कि वक्फ संशोधन विधेयक, आखिर इस पर इतना हंगामा क्यों है। JPC में भेजा जा चुका है, लेकिन इस प्रावधानों पर जिन पर आपत्तियां हैं उसको समझे जाने की ज़रूरत है, और सरकार जिस तरीके से इस पर जाँच करेगी, JPC जिस तरीके से इस पर जाँच करेगी, क्या उसी तरीके से अमेंडमेंट्स होकर आएंगे, रिकमेंडेशंस आएंगी। हमारे साथ अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। अजय सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पहले तो मैं सभी जो पूरे ऐसे विवादित प्रावधान जिस पर विपक्ष कह रहा है कि संविधान पर हमला है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला है, क्या आप भी इसी से सहमत है या असहमत है, या इस पूरे विधेयक पर आपकी क्या समीक्षा है? देखिए, मेरा मानना है कि आप ये बताइए, सबसे पहली बात, राम मंदिर का ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में क्या कोई मुस्लिम, ईसाई, सिख है क्या? नहीं है। क्या जो काशी विश्वनाथ का ट्रस्ट है उसमें कोई है? उज्जैन का है उसमें कोई है? और इसके अलावा किसी भी ट्रस्ट का, तिरुपति बालाजी देख लीजिए और देख लीजिए, किसी के ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू तो नहीं है। इसी तरीके से आप क्यों चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम 2 लोग हो? पहली बात, आप वो उनका अपना धार्मिक चीजों के प्रबंधन का है। ठीक है अजय सर, एक सवाल मैं जोड़ना चाहती हूँ। JDU के लल्लन सिंह, केंद्रीय पंचायत मंत्री, उन्होंने कहा कि ये कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है,
जिस तरह से गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी है या फिर जिस तरह से मंदिर के जो ट्रस्ट होते हैं उस तरीके से ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये एक संस्था है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, वक्फ बोर्ड धार्मिक है, ये कैसे है वो बताता हूं जी। मस्जिदों का प्रबंधन करता है, गुरुद्वारों का प्रबंधन, दरगाहों का प्रबंधन करता है, वो करता है तमाम मज़ारों और दूसरी और चीजों का। उसके अलावा उसी से रिलेटेड जो उनके शिक्षण संस्थान और दूसरी चीजें जो चलती हैं, गतिविधियां चलती हैं, वो मुस्लिम समुदाय से ही संबंधित है, किसी अन्य समुदाय से संबंधित नहीं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि धार्मिक नहीं है। पहली बात, धर्म स्थल ही होती है मस्जिद, धर्म स्थल ही होते हैं इनके दरगाह या और जो भी कुछ कहें मदरसे। तो इसलिए इस बात को सीधे से मैं खारिज करता हूं। दूसरी चीज ये कि आप क्यों चाहते हैं कि सरकारी मुलाजिम उसमें इस तरीके से घुसे जाए? ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होते। आप यदि देखिएगा, इसके सदस्यों का जो चयन होता है वो सरकार करती है। जिस तरीके से इसका जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है उसका चेयरमैन जो देश का अल्पसंख्यक मंत्री होता है वही उसका चेयरमैन होता है। अब नरेंद्र मोदी उसमें ब्राह्मण बना दे अल्पसंख्यक उसका मंत्री, वो उसका चेयरमैन होगा। तो किसने मना किया? इसके अलावा उसमें जो सेक्रेटरीज और दूसरे और लोग होते हैं उनके साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति होता है और जिले स्तर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उसमें दखल होता है। इसी तरीके से दूसरे और जितने मेंबरान बनाए जाते हैं उन सब का सब प्रशासनिक तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप कोई चयन कर लेते। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि सरकारी दखलंदाजी पूरी होती है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि यह असल में आ क्यों रहा है? आपको पता है जो अंबानी का महल बना हुआ है मुंबई में जी, वो महल वक्फ की संपत्ति पे बना हुआ और उस पर हाईकोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है, नोटिस हुई। आप बताइए, तो 12 साल कोई रह लेगा, उसे रेगुलर कर दिया जाएगा, उसी की हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? आप कर दीजिए, मंदिर की संपत्तियां हैं उसमें कोई 12 साल रह जाएगा तो उसकी हो जाएगी। आप उनके लिए तो नहीं कर रहे जी। फिर दूसरी चीज, आपको सारी चीज धर्मों में ही और वो भी विशेषकर मुस्लिम धर्म में घुस के क्यों कर? क्यों नहीं आपने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में यह किया कि कहा नहीं वहां पर इस तरह से सब कुछ प्रशासनिक ढंग से होगा? आज तक नहीं किया। आप करिए यदि यही करना है। लेकिन अजय सर, मैं उन चिंताओं को जो कि बीजेपी के समर्थक रख रहे हैं कि इतनी लाख हेक्टेयर में सिर्फ नफरत फैलाने का खेल है। हाँ। और नफरत फैला के हिंसा कराने का खेल है, एक उकसाने का खेल है, और यह खेल है कब्जा करने का जमीनों को। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो मुकदमे चल रहे हैं उनका आप ब्यौरा देंगे जी। जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड मुकदमे चल रहे हैं उनमें, अश्विनी जी मैं आऊंगी आपके पास जी। मैं चंद उसकी यदि आप देख लें जी कि सिर्फ जो है 5 लाख मुकदमे हिंदुओं द्वारा दायर किए गए। अब आप इससे समझिए कि 5 लाख लोग वो जो है जो उस पे कह रहे हैं हम काबिज है, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कभी भी उन लोगों के नाम संपत्ति नहीं थी। तो आप उसमें आके कब्जा कर लेंगे। मैं इसका उदाहरण लखनऊ में देता हूँ। जिन दिनों में लखनऊ दैनिक जागरण में ब्यूरो चीफ हुआ करता था, उन दिनों का याद है दैनिक जागरण लखनऊ की जो बिल्डिंग बनी उसके पहले वो हजरतगंज कोतवाली हुआ करती थी, बीच हजरतगंज में हनुमान मंदिर के बगल में, उसके सामने ही होती थी भार्गवा स्टेट में। फिर जब आया तो उस जमीन में आई। उस समय दिवाकर त्रिपाठी हुआ करते थे नगर आयुक्त, और मुझे याद है कुछ जमीन जो है उसमें एक कर्नल साहब थे, उनसे खरीदी गई थी। सेम उसमें जमीन बोर्ड की है जो पीछे मस्जिद की और उसकी है, उसके इधर है, और पीछे की सारी जमीन कब्जा कर ली गई है, और जो बनी है उससे कई गुना ज्यादा कब्जा कर ली गई है करही बाजार तक। तो आपको यह उदाहरण मैं बता रहा हूं कि मैंने अपने आप को देखा है और दैनिक जागरण ने भी कब्जा की हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं, और चूंकि उन दिनों मैं था, मुझे इस पूरी घटना का खुद पता है।
तो ये अजय सर, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तुष्टीकरण है या उन कब्जा किए हुए लोगों को फायदा पहुंचाना? बिल्कुल, ये दोनों उद्देश्य हैं। उद्देश्य है कि नफरत फैला करके दंगे फसाद कराना जी। दूसरा, जिससे नफरत नहीं फैलेगी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता। क्या है, किस नाम पे मिलता है? हिंदू जाग गया है, सनातन धर्म खतरे में है, दूसरी और चीजें, इस नाम पे वोट मिलता है। काम के नाम तो है, काम के नाम पे तो इस देश में जो वायदे किए थे 2014 का घोषणा पत्र लीजिए, उसे इन्होंने संकल्प पत्र कहा था। ठीक है, उस संकल्प पत्र के वायदे चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए क्या काम हुआ है। कोई काम आज तक नहीं हुआ है, झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं हुआ है। इवन अनुच्छेद 370 खत्म करने को कहा था, आज तक अनुच्छेद 370 खत्म नहीं हुआ। उसके सिर्फ 3 क्लॉजेज डिलीट हुए, शेष आज भी है अनुच्छेद 370। जी। जेपीसी में भेजने के मामले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल संक्षेप में, फिर एक ब्रेक लूंगी, अश्विनी जी के पास आऊंगी, वो कुछ यहाँ पर आपत्ति नहीं। मुझे ब्रेक के पहले बोलने दीजिए, क्योंकि और सिर्फ मजबूरी है। संक्षेप में बोलना पड़ेगा फिर अश्विनी जी। जिस तरीके से इस पर तथ्यों के साथ में वो था और आक्रामक था, भारतीय जनता पार्टी को इस पे डर लग रहा है, और उस डर के कारण, नहीं तो पहले ही इस पर ये करते, कमेटी को भेजते और उसके बाद होता। ठीक है, उन्होंने इसको पूरी साजिश करी थी, लेकिन वो साजिश अभी चल नहीं पाई है जी। और राज्यसभा में अभी इनके पास 13 लोग कम है, तो ऐसी स्थिति में खतरा दिखाई देता है। ठीक है अश्विनी जी, बिल्कुल जी, ये सिर्फ लुकआउट। अश्विनी जी संक्षेप में अगर मैं कहना चाहूंगा कि अजय शुक्ला जी जो प्राणवायु निकाल रहे हैं, पत्रकार हैं जी, और लिख लेना चाहिए, किसी विपक्ष के प्रवक्ता लिख लेना चाहिए कि कुछ काम नहीं हुआ 14 से, ये हो गया। हमारे साथ ताहिरा मैम भी जुड़े हुए, ताहिरा हसन, पॉलिटिकल एनालिस्ट। कहीं ना कहीं मुस्लिमों का दुश्मन आप हैं, सरकार पर ये आरोप ओवैसी ने लगाया है। क्या इस तरीके से सीधे सीधे आरोप लगाना भी किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए सही है? और सबसे बड़ी बात जो कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कही, किरण रिजिजू इस बात को नहीं समझ सकते, इस बात को नहीं रख सकते क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। इस तरह की बातें भी क्या सदन के पटल पर उठाना सही है, लाजमी है, संवैधानिक इसे कहा जाएगा? अश्विनी जी अब अपनी बात रखिए यहाँ पर, फिर अगले सवाल के साथ मैं ताहिरा जी के पास जाऊँगी। जी, देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो अभी इतना ज्ञान जो है वर्धन कर दिया अजय शुक्ला जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमको लगता है कि रिटायर्ड पत्रकार भी हैं, तो ऐसे आजकल पत्रकार लोगों की भरमार आ गई है कि जिनको कुछ दिखता ही नहीं है। विरोध करना है तो राजनीतिक दल ज्वाइन करके पत्रकार लिखना छोड़ देना चाहिए, कोई भी दल ज्वाइन करिए। हम कहते हैं कि मोदी का विरोध करना है, पत्रकार के नाम को बदनाम करना बड़ा उचित नहीं है। पर अश्विनी जी, सवाल पूछना किसी पार्टी की तरफ से बात रखना तो नहीं हो सकता। ये सवाल पूछना होता है जी, कि भाजपा दंगे फैलाएगी, सवाल पूछना होता है, ये पत्रकारों का धर्म है जी। इन्होंने कहा भाजपा दंगे फैलाएगी, भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, भाजपा का काम है। कांग्रेस ने क्या कर दिया था, ये ले आकर तुष्टीकरण की राजनीति में। हम उनके कानून को क्यों माने हिंदू? हम अपनी वक्त की जमीन बड़ा प्यार से कह दिए, 500 मुकदमे, 5 लाख मुकदमे हिंदुओं ने किया है, हिंदुओं की जमीन कब्जा वक्त बोर्ड वालों ने किया, एक सूचना भेजकर, उसकी बात इन्होंने नहीं की। देखिए पूजा जी, कहने का मतलब जो सॉरी नेहा जी, हाँ नेहा जी, यहाँ जब बात होती है ना तो तथ्यों पर बात की जाए तो अच्छा है। प्राणवायु निकालना, नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए कुछ भी बोल दिया जाना, ऐसे पत्रकार बहुत हैं जो YouTube से लेकर और उस पर जो है अपने रोजी चला रहे हैं, बहुत है रिटायर्ड पत्रकार, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन तथ्यों पर कोई बोले, ताहिरा जी ने कहा है जो बात उन्होंने, मैं एक्सेप्ट करता हूं, कई चीजों में सही कहा उन्होंने, हमने उनकी बातों को आगे बढ़ाया। इस तरीके से हिंसा फैलाना भाजपा का काम है। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, 3000 जो है हजारों सिखों को कटवा दिया, उन्होंने हिंसा नहीं फैलाया था जी। भागलपुर खोड़वा कांड क्या हुआ था, हिंसा नहीं फैलाया था। वक्फ बोर्ड की आज बात हो रही है, हम छोड़ देते हैं उन सबों को, वक्फ बोर्ड की बात होती है। ऐसा कानून जब सदन में बना 1954 में, तो उस कानून में क्यों हम ऐसा रहे कि उस कानून को कोई बाहर कोर्ट में उसका मुकदमा ना जाए, क्यों ना जाए? पहली चीज। दूसरा चीज, क्यों उसको इतना अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी संपत्ति पर उंगली रख दे तो वो उसका हो जाए?
अजय शुक्ला जी के पास कोई जवाब है? 1500 साल पहले यहाँ का तमिलनाडु का जो मंदिर है वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे घोषित हो गई? 1400 साल पुराना इस्लाम ही है। अगर जमीन के भ्रष्टाचार का, लैंड माफिया की ही बात थी, तो इस प्रावधान लैंड माफिया, मैं वही कह रहा हूँ नेहा जी, लैंड माफिया जो है यही वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली लैंड माफिया है। जमीन बेच रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और उसी जमीन का भाड़ा खा रहे हैं वो जी। हम इसी चीज को पारदर्शी बनाना चाहते हैं और सबसे अच्छी बात जो हम क्लियर कर दिया हम लोगों ने, और विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है जी। जेपीसी हमने कहा ना, ये रोएंगे, रुदाली गिरोह वाले रोए ना, ले जाओ भैया जेपीसी में, वहां से चर्चा होकर आएगा, हम पास करा लेंगे। हम अगर नहीं होगा हमारा राज्यसभा में तो हम दोनों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन करके हम पास करा ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह के प्रावधान ले जाएंगे। अश्विनी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नेहा जी सुन लीजिए, ठीक है। 370 हटा नहीं, आज भी 370 के वाहक हैं। मनीष तिवारी हैं, कपिल सिब्बल हैं, अजय शुक्ला जी हैं, ये लोग आज भी वाहक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया? मैं इस मुद्दे से जुड़ा एक सवाल करना चाहती हूँ अश्विनी जी। ये प्रावधान इसमें जोड़ना कि 5 साल तक इस्लाम का पालन करता हो तभी वो दान दे सकता है, इस प्रावधान को जोड़ा जाना क्या जरूरी था? एकदम, अब मैं बता रहा हूं कि देखिए, हिंदुस्तान में जब ये वक्फ बोर्ड बना था और आजादी के बाद जब लोगों ने अपनी संपत्तियों को दान किया, उस समय संपत्तियां कैसी थी, कितनी थी, दान चली अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि भाई हम ये खुदा को देते हैं जी, वो सब तो सही चल रहा था। लेकिन अचानक जो है 2013 में जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही थी, उस दिन 1 दिन पहले 128 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में दे दिया गया। मैं आपकी बात पर आता हूं जी। और ये क्यों कहा गया 1995 में कि गैर मुस्लिम भी दान दे सकता है? यानी कि ये कहा गया कि भाई अब तुम ले सकते हो, तुम्हारा दान लिखा गया जी। ये हिंदू को कमजोर करने वाला एक बिल था जो अमेंडमेंट किया गया। उस बिल का तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, हम उन्हीं कमियों की तो बात कर रहे हैं। और 5 साल तक देखिए, एक मुस्लिम माना जाता है, मुस्लिम का मतलब होता है, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान जी, जो ईमान पर जीता है, जो हज करने जाता है, वो अपने पड़ोसी, अपने घर, सबका दुख सुख मिटा के, कर्जा चुका के, और जब एकदम निवृत्त हो जाता है तो जाता है। ताश नहीं खेलता है, शराब नहीं पीता है, फिल्म नहीं देखता है जी। तो ईमान उनका है। तो जो ईमान में रहे वो दान करे, 5 साल तक रहे। अब कोई आज मान लीजिए आया, जो अगर पूरा नया आदमी खरीद लिया, एक जमीन कहीं से कब्जा किया और दान कर दिया, क्या होगा? उसके बहुत बड़े कारण हैं जी। आप इन चीजों पर एक एक करके देखिए। और ये हिंदू हिंसा, मैं माननीय शुक्ला जी से चाहूंगा कि इनसे विरत रहें, आप वरिष्ठ हैं। लेकिन अश्विनी जी, एक पत्रकारों में हो तो ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से चौराहे वाली पत्रकारिता मत कीजिए किसी राष्ट्रीय चैनल पर, अंतरराष्ट्रीय चैनल। ये जो 12 सालों के मालिकाना हक वाली बात है कि वो मालिक हो जाएगा जिसने कब्जा करके रखा हुआ है, क्या ये लैंड माफिया को सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है? अगर वो जमीन विवादित है तो न्यायालय में निपटारा हो जाए, या फिर जो भी देश का कानून कहता है उसके जरिए निपटारा हो जाए। ये अपने आप ये जो है एकदम जी, एकदम आपने, स्नेहा जी, एकदम आपने सही कहा जी। अगर हिंदुस्तान में एक कानून और है जी कि 20 साल तक जिसके खेत पर जो जोत बो रहा होगा वो मालिक हो जाएगा, उसका तो विरोध किसी ने नहीं किया जी। उसका एक विरोध भी आया हो तो बता दीजिए जी। लेकिन 12 साल वाला अगर कोर्ट में जाए, ये भी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कोर्ट में जाना चाहिए मामला, लेकिन ये ट्रिब्यूनल में फैसला, चोर जो होते हैं उन्हीं के पास जज, उन्हीं को जज बना के हम ले जाए फैसला कराने, कोर्ट में जाए, हम स्वागत करते हैं। ठीक है, जिला अदालत में जाए, मुंसिफ के यहाँ जाए, उसके बाद ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। समय बहुत ही सीमित रह गया। अजय सर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरी जो है चिंता है, या फिर जो भी कह लीजिए सवाल है कि क्या इस कानून को, अजय सर, अगर दरगाहों मस्जिदों को अलग रखकर, उनकी जो जायदादें हैं उनको अलग रखकर, सिर्फ उन कंट्रोवर्शियल विवादित ज़मीनों पर ही अलग से कुछ सरकार लेकर आ जाती, तो क्या ये सही रास्ता होता? वाकई में वो जो पिछड़े लोग हैं या फिर जिनको सहायता की ज़रूरत है उनको मदद देता? ये जो भी विवाद है, विवादित ज़मीन है, संपत्तियां हैं,
जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड का जो है गठन हुआ है? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं एक उदाहरण देता हूं जी। मैं जिन दिनों हिंदुस्तान का संपादक था आगरा में, उस समय विवाद हो रहा था कि जो है ताजमहल में तेजोमहल है और जाने क्या क्या, लोगों को वहां तक जाने नहीं दिया जाता है। मैंने जो सीआईएसएफ का कमांडेंट था उसको कहा, मैं उस जगह तक गया, वहां मैंने एक एक चीज खुद देखी, मेरे पास फोटोग्राफ्स मौजूद है, और आप ये सोचिए वहां पर कोई भी शिवलिंग जैसी कोई चीज नहीं, पहली चीज। दूसरी, मैंने उसका समझा, पूरा जो एएसआई के ऑफिसर्स थे उनसे सारी चीजें, उन्होंने कहा भाई साहब आप देखिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखिए कि किसकी सल्तनत का, किसका कौन मालिकाना हक था, कहां से क्या शिवलिंग हो जा रहा है और कहां से क्या हो रहा है। जब से रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है तब से वो जमीन ही नहीं थी कहीं से किसी उसकी, और जिस समय ये बना वो जंगलात था, वो कोई ऐसी जगह तो थी नहीं कि उस जगह पे वो था, क्योंकि वो यमुना के उस छोर पे था जहां पे बस्ती नहीं थी जी। तो आज वहां बस्ती है, आज वो कीमती हो गया है, तो साहब तमाम चीजें दिखती है। तो ये एक उदाहरण। रही बात दूसरी चीज, मैं यही कह रहा हूं कि जो वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी हो या वक्फ बोर्ड में जितने मेंबरान हैं, उसके अलावा जो ट्रिब्यूनल है वो भी सत्तारूढ़ सरकार तय कर जी। अब जिनका चयन सरकार करती है, उसके बाद वो कहती है कि उन पे हमें भरोसा नहीं, तो यदि भरोसा नहीं तो आपने चयन क्यों किया? ठीक है, सबसे बड़ी चीज जी। तो आप सिर्फ संपत्तियों पे कब्जा करना चाहते हैं। आप देखिए पंजाब में ही देख लीजिए, पंजाब हरियाणा में संक्षेप में समय बड़ी संपत्तियां आज कब्जे में, तो ये सिर्फ दंगे फसाद कराने का मकसद है जी, नफरत फैलाने का मकसद है। जैसे 1984 के दंगों का बार बार जिक्र किया जाता है, आप देखिए उसमें 43 एफआईआर आरएसएस के लोगों पर, आरएसएस के लोगों ने दंगा वहां पर क्रिएट किया। इसके अलावा आप देखिए, आप यदि भागलपुर के दंगे के मुल्जिमान के नाम चेक कर दीजिएगा एफआईआर, मैं हिंदुस्तान का संपादक था, वहां पर भी बिहार था, उस दौरान मैंने देखा, और मेरे दोस्त है कर्नल वीर, जिन्होंने उस समय लोगों को बचाया था, वो कर्नल वीर मोहाली में रहते हैं, नया कभी उनको भी बुला लीजिएगा। उस घटना के चश्मदीद है, सेना ने जो काम किया था वही थे जी। आप ये समझिए, वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये कथित हिंदूवादी, जो कथित इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है जी। तो ये लोग जो हिंसा कर रहे थे वो लोग थे जी। और इसी तरह जब मैं आगरा में था तो कासगंज में एक दंगा किया गया तिरंगा यात्रा के नाम पर, और वो दंगे की शुरुआत उस गुप्ता लड़के ने की थी जी। उसका वीडियो मेरे पास मौजूद है आज तक जी। तो इस तरह से ये दंगे करके जी वोट बैंक आते हैं, इसके अलावा इनका कोई इतिहास नहीं है जी। ये असल में दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, तथ्यों पे खुद बात नहीं करेंगे जी। समय समाप्त हो गया, बहुत बात कर लीजिए, बता दीजिए जी। मुझे बताइए कि अनुच्छेद 370 खत्म हो गया जो बार बार कहा जाता है, नहीं खत्म हुआ जी अनुच्छेद। चलिए इस बहस को फिर किसी और दिन समझ लेंगे जी। जी समय समाप्त हो गया। सब नफरत फैलाना जी और दूसरों की संपत्तियों पे कब्जा करना सिर्फ यही का धंधा है, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। नहीं तो व्यक्तिगत बात मत कीजिए, आप बात कीजिए, और मुझे कोई पत्रकारिता समझाए, आप तो मुझे जानती हैं, तो सीधी बात मैं कोई रिटायर्ड पत्रकार नहीं हूं, और इतने बड़े ग्रुप का क्या रहा हूं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं जी। धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी, कीमती वक्त दिया अश्विनी जी ने और अजय शुक्ला जी ने और ताहिरा हसन जी जो थोड़े समय के लिए हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विवाद है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि आप इस विवाद पर अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, हमें लिखें info@hsbroadcasting.com या फिर neha@hsbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।